हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी के सभी जुड़ जाएं। और आपको पता है कि ये क्लासेस जो हैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके जीएस जो है वो आपको पता है कि अच्छे खासे नंबर्स कवर करती है। तो फटाफट से आप सभी को करना क्या है, ये जो क्लासेस हुई हैं और पीवाईक्यूज जो आपके करवाए गए हैं, जो आपके एमसीक्यूज होते रहते हैं, तो उन क्लासेस को एक बार जरूर बेहतर तरीके से सारी क्लासेस को आपको देखना है। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप में से उचित संरक्षण प्रदान करता है। कौन उचित संरक्षण प्रदान करता है, यहां पर आपको यह बताना है। कनेक्टिविटी, जिसे हम संयोजकता कहते हैं, आईपी एड्रेस, एंटीवायरस, एनोमिटी या अनामिकता। इंटरनेट पर साइबर अपराधों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। कौन करता है? इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी से बताएंगे। तो याद रखना, इंटरनेट पर जो आपके साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है वो है एनोनिमिटी, जिसे हम अनामिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अनामिकता कहा जाता है। अच्छा, आईपी एड्रेस पूछा गया है। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस के बारे में एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो याद रखना कि 0 से लेकर 255, 0 से लेकर 255 अंकों के बीच, ठीक है, 0 से लेकर 255 के बीच 4 अंकों का समूह होता है आईपी एड्रेस। 4 अंकों का समूह होता है क्या? आईपी एड्रेस। 0 से लेकर 255 जो अंक हैं, 0 से लेकर 255 के बीच कोई भी 4 अंक अगर होते हैं वो आईपी एड्रेस कहलाते हैं। अब कोई भी नहीं, मतलब आईपी एड्रेस कैसे पहचानेंगे? आईपी एड्रेस कितने से कितने अंकों के बीच होता है, तो यहां पर यह ध्यान रखना। आईपी एड्रेस करता क्या है बताइए? आईपी एड्रेस क्या करता है? आईपी एड्रेस जो है लोकल नेटवर्क से जुड़े, ठीक है, लोकल नेटवर्क से जुड़े जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं, लोकल नेटवर्क से जुड़े जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, इनका क्या करता है? इनकी एक तो लोकेशन पता लगा देता है आईपी एड्रेस, उसके थ्रू आप लोकेशन पता लगा सकते हैं। दूसरा, उनको उनकी प्रिंटर की पहचानता है, ठीक है, उनके प्रिंटर को पहचानने का काम करता है कौन? आईपी एड्रेस। ये ध्यान रखना। तो आईपी एड्रेस पहली बात तो किन से किन अंकों के बीच की संख्या को कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। करेक्ट। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? यानी मूल संविधान की बात की जा रही, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उसमें पूछा जा रहा है कि अपनाया तब कितने अनुच्छेद थे? 395, 415, 375 या 440? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताएं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था और लागू हो गया था, लेकिन पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। दोनों चीजें याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तो संविधान पूर्णतः लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार कब हो गया और कब शुरुआत हो गई, मतलब इसकी कुछ आर्टिकल्स जो है कुछ लागू कर दिए गए, वो कब किए गए? तो वो कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करें, जब हमारा मूल संविधान बना, जब हमारा मूल संविधान बना उसमें आर्टिकल्स कितने थे? उसमें आर्टिकल्स जो है, उसमें आर्टिकल्स की अगर हम बात करें 395 आर्टिकल्स थे, मतलब 395 अनुच्छेद थे। भाग की बात की जाएगी, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी? बताइए, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां, जिन्हें आप शेड्यूल कहते हो, कितनी शेड्यूल्स थे? जल्दी से बताएंगे। जब हमारा संविधान बना उसकी बात की जा रही, तो भाग की बात की, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें भाग जो थे वो कितने थे? भाग 22 थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। शेड्यूल कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर हम वर्तमान में, याद रखना, 26 नवंबर और 1949 हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ? लागू भी हुआ, लेकिन कुछ 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 नहीं, पूरी अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूपेण जो आपका संविधान है कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1949
50 की बात करोगे, 26 जनवरी 1950, ये दोनों डेट्स याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संविधान का जनक, संविधान की पिता, संविधान की माता या जो भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है, बाबा साहब को कहा जाता है, जिन्होंने अपने अंतिम समय में क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, जिन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान के पिता अगर पूछा जाए तो ये बी.आर. अंबेडकर साहब होंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आर्टिकल्स कितने? अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। आर्टिकल्स की हम बात करें, बेसिकली आर्टिकल्स तो 395 हमने क्या किए हैं? हमने इनमें क्लॉज ऐड कर दिए हैं, हमने इनमें क्लॉज ऐड कर दिए हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम वर्तमान में पूछते हैं कि कितने अनुच्छेद हैं, तो लगभग जो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है वो काफी बढ़ गई है, ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो है वो लगभग 486 आर्टिकल हो चुके हैं, ठीक है। 486 आर्टिकल हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि वैसे देखा जाए 395 आर्टिकल्स ही हैं, हम इनमें क्लॉज ऐड करते जा रहे हैं। जैसे 21 का ए ऐड कर दिया, 39 का डी, ए, सी, बी, ठीक है, ये क्या है? ये हम ऐड करते जा रहे हैं। तो उन सभी को हम काउंट करें तब हो जाता है आपका कितना? 486 आर्टिकल, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब भाग कितने हैं? भाग की अगर हम बात करें तो भाग अब 25 हो चुके हैं। भाग कितने हो चुके हैं संविधान के? संविधान में कितने भाग हो चुके हैं हम बात कर रहे हैं, तब बताओ। तो भाग आपके कितने हो चुके हैं? फटाफट से बताओ। भाग 25 हो चुके हैं क्या? बताओ, 25 हो चुके हैं या 22 ही हैं? अनुसूचियां 8 हैं या अनुसूचियां 8 हैं या 12 हो चुकी हैं? बताओ, अनुसूचियां 8 हैं या 12 हैं? दोनों आंसर्स दीजिए, दोनों आंसर्स दीजिए कि संविधान में आपके वर्तमान में कितने भाग और आर्टिकल्स हैं। जल्दी बताएं, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? कोई बहुत टफ तो क्वेश्चन है नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बताया जाता है। तो बच्चा, यही तो क्या हुआ? अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो यही तो हुआ है कि पहले मूल संविधान में हमारे कितने थे? जो हमारा मूल संविधान था उसमें तो आपके कितने आर्टिकल्स थे? 395, लेकिन बढ़ के अब कितने काउंट कर दिए गए हैं? 486। वैसे ही भाग 22 थे, अब कितने हो चुके हैं? तो आप कहेंगे अब 25 हो चुके हैं। अगर हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो अनुसूचियां 8 थी, अब कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुके हैं। तो ये वर्तमान में संविधान की बात की गई है, और ये मूल संविधान की, जब हमारा संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब की बात की जा रही है। संविधान के जनक किसे कहा गया है ये भी मैंने बता दिया, भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीजें आप सभी ने याद रखनी है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है? मतलब ऐसा कौन सा भाग है जिसमें चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, चुनाव के बारे में बताया गया है? कौन सा भाग है? भाग 7, भाग 1, भाग 15 या भाग 8? किसके बारे में बात की गई है? जल्दी से बताएंगे सभी भागों के बारे में, जल्दी से बताएंगे सभी भागों के बारे में। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कहां पर किए गए हैं? जल्दी से बताएं। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कहां पर किए गए और कितने से लेकर कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, ये भी बताइएगा। भाग 1 में क्या किया गया है बताइए? भाग 1 में किसके बारे में बात की गई है? तो भाग 1 से ही तो संविधान की शुरुआत हुई है, तो भाग 1 में किसकी बात की जाएगी? जल्दी से बताएं, भाग 1 में किसकी बात की जाए? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में बात की गई संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। आर्टिकल्स कितने आते हैं इसमें? आर्टिकल 1 टू लेके 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसी भाग में आते हैं, भाग 1 में, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। अच्छा, भाग 15, जी हाँ, भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। यहां पर लिख लीजिए, किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, निर्वाचन से संबंधित
प्रावधान कहां पर किए गए हैं, तो आप कहेंगे भाग 15 में। ठीक है, कहां तक किए गए हैं, भाग 15 में। अब कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं, तो 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल है वो आते हैं आपके भाग 15 में, जिसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 8 में क्या आता है बताइए, भाग 8 में क्या आता है, जल्दी से बताएं। तो भाग 8 में आपको पता है कि 22 भाषाएं आती हैं। 22 भाषाओं की सूची कहां रखी गई है, हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हमने 22 भाषाओं का प्रावधान किया है। हमने जब हमारा मूल संविधान बना तब उसमें कितनी भाषाएं थी, तब उसमें मात्र 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और उसके बाद क्या हुआ, हमने सिंधी को ऐड किया, सिंधी के बाद हमने 4 और लैंग्वेजेस ऐड की, फिर उसके बाद 3 और लैंग्वेजेस ऐड की। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं का प्रावधान कहां मिलता है, भाग 8 में मिलता है। भाग 7 को अब निरस्त किया जा चुका है, भाग 7 को अब निरस्त किया जा चुका है, ये ध्यान रखना। ठीक है, निरस्त किया जा चुका है भाग सॉरी भाग 7 में क्या बात की जाती है, जल्दी से बताएं। यहां पर भाग 8 की बात की जा रही, उसका भी बताएं। ठीक है, इसको भी बताइए, जल्दी से बताएंगे। भाग 7 में क्या किया गया है, फटाफट से। और भाग 13 में क्या बात की गई है, ये भाग 13 की बात है। भाग 13 में क्या बात की गई, भाग 7 तो निरस्त कर दिया गया है। अगर आपको ना पता हो तो हम बता दें, निरस्त कर दिया गया है। 1956 का जो आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 1956 में जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसके तहत ये क्या कर दिया जाता है, भाग 7 जो है वो कैंसिल, निरस्त हो चुका है। क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है। भाग 13 में किसकी बात की जाती है, मैं अनुसूची 8 की बात कर रही थी कि अनुसूची 8 में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाग 13 में किसका प्रावधान किया गया है, तो 13 में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक दिए गए हैं। आर्टिकल कितने दिए गए, 301 से लेकर 307 आर्टिकल्स यहां पर दिए गए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यहां पर क्या बताया गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित है। अब देखो, डेली कोई ना कोई भाग आ जाता है, कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता है। इस प्रकार आपको सारे भाग जो संविधान के हैं 25 के 25 याद हो जाएंगे, सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। इसीलिए सारे आपके जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं मेरे द्वारा पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो तैयार हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना, भाग 13 में जो बात की गई है वो आर्टिकल 301 से 307 संबंधित है। इसमें राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम में स्वतंत्रता का प्रावधान के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है, बताइए। अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किसके तहत किया गया है, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 338 या 339, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, किसके तहत किया गया है, तो बेटा ध्यान रखना आर्टिकल 338 के तहत। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 338 के तहत किया गया है। आर्टिकल 338 में क्या बात की गई है, तो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति हेतु आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय आयोग। और जो आर्टिकल आपका 338 ए है उसमें क्या बताया गया, अनुसूचित जनजाति हेतु। ठीक है, इसमें अनुसूचित जनजाति हेतु
राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा संबंधित है, आर्टिकल 338 की यहां पर बात की है, ठीक है, आर्टिकल 338 की यहां पर बात की है। और ये किसके तहत ये जोड़ा गया है, तो आर्टिकल जो SC/ST एक्ट है ये किसके तहत जोड़े गए हैं, आर्टिकल 338, तो ये जोड़े गए हैं, मतलब ये कब अलग कर दिए गए, तो आर्टिकल 334 में करा गया है, या 337 में, या 339, तो याद रखना आर्टिकल 334, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 334 है, ये ध्यान रखना। अच्छा, SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो SC/ST आरक्षण को प्रावधान, और ये 2030 तक बढ़ा दिया गया है, तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। SC/ST आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ये कितने 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, एंग्लो इंडियन जो सीट थी, ठीक है, एंग्लो इंडियन को यहां पर समाप्त भी कर दिया गया, एंग्लो इंडियन को समाप्त भी कर दिया गया है। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान जो है वो किए गए थे, जल्दी से बताएं। तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सुना था, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में हुआ था, उसके तहत ऐसा हुआ है कि SC/ST आरक्षण का जो प्रावधान है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ एंग्लो इंडियन का जो सीट है वो समाप्त कर दी गई है, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, आर्टिकल 339 में क्या बात की गई, आर्टिकल 339 में क्या बात की, 337 जो है वो निरस्त हो चुका है, आर्टिकल 339 में क्या बात की गई, तो आर्टिकल 339 में याद रखना जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार का सुनिश्चित करना, ठीक है, कल्याण पर केंद्र सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित करना, ठीक है। इसकी पीडीएफ्स जो है बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि आपको एक एक चीज क्लियर करवाई जा रही है कि आप याद रखें चीजें, ठीक है, कि आप याद रखें चीजें, करेक्ट। आर्टिकल 339 जरूर याद रखिएगा, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित करना है, केंद्र सरकार जो है वो उन पर नियंत्रण रखेगी इन क्षेत्रों में, ध्यान रखना। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता रोग या जिसे हम कहते हैं एनीमिया रोग हो जाता है, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B1 या विटामिन B6, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे पहले जो विटामिन बी होता है ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। विटामिन बी भी और सी भी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं, विटामिन बी में 8 विटामिन का समूह है, 8 विटामिन का ये एक समूह है, ये क्या है, 8 ग्रुप इसमें शामिल होते हैं, 8 विटामिन का ये एक समूह होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, विटामिन B2 को क्या कहते हैं, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, जल्दी बताएं। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, B3 को क्या कहा जाता है, B1 को क्या कहा जाता है, ये बताइए। यहां पर विटामिन अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर देखो B6 हो गया, B7 हो गया, B1 हो गया, आपका 9 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। और कौन सा रह गया, 1 2 3 6 तो है, 1 यहाँ दे रखा है तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, विटामिन B5, ये विटामिन 8 जो है ये आपके ग्रुप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, 8 आपके ग्रुप्स होते हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है। अच्छा, विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं, विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? तो बी वन को थायमीन, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी थ्री को क्या कहते हैं? निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, या हम इसको कहते हैं नियासिन, ठीक है। बी फाइव को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है इसको। बी सिक्स को क्या कहते हैं? तो बी सिक्स को आपको पैराडॉक्सिन, बी सिक्स कहां गया? पैराडॉक्सिन कहा जाता है इसको। बी सेवन को क्या कहते हैं? बायोटिन, ठीक है, इसको बायोटिन कहा जाता है। नाइन को क्या कहते हैं? विटामिन बी नाइन को फॉलिक एसिड या फोलेट, ठीक है, फोलेट या फॉलिक एसिड। बी ट्वेल्व को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, करेक्ट है। तो ये विटामिन जो बी है इसके 8 ग्रुप्स होते हैं। अब इनमें से पूछा गया है कि जो रक्ताल्पता है वो किससे संबंधित है? तो रक्ताल्पता रोग जो एनीमिया है वो विटामिन बी 12 से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? विटामिन बी 12 से संबंधित होती है। अच्छा, फोलेट की वजह से भी आपको क्या होती है? एनीमिया ही होती है, एनीमिया ही होती है। एक जो टर्म है उसको जरूर याद रखना, जो विटामिन बी 12 है, साइनोकोबालामिन जिसे हम कहते हैं, इससे कौन सा होता है? मेगाब्लास्टिक अनेमिया होती है। इससे कौन सी होती है? मैग्लो, यहां पर लिख लीजिए बी 12, हाँ यहां पर लिख लो, मैग्लो ब्लास्टिक अनेमिया, ठीक है, होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेरी बेरी रोग जो है वो कौन से विटामिन के ग्रुप से होता है? बेरी बेरी रोग जो है वो कौन से विटामिन के ग्रुप से होता है? जल्दी से बताएं फटाफट से, कौन से ग्रुप से बेरी बेरी रोग होता है? तो ये तो सबसे सरल है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस बी वन से होगा, बी 2 से होगा, किससे होगा? तो बेरी बेरी, यहां पर ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी जो है इससे हो रहा है। किससे हो रहा है? विटामिन बी 1 से बेरी बेरी हो रहा है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बी 6 से चिलोसिस होता है, जो होठ इधर उधर के फटने लगते हैं, चिलोसिस, जो ओठों के कोने फटने लगते हैं, तो उसको चिलोसिस कहते हैं, ठीक है, उसको चिलोसिस कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और विटामिन जो बी 3 है उससे कमी से क्या होता है? विटामिन बी 3 से पेलाग्रा, पेलाग्रा जो है विटामिन बी 3 की कमी से होता है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। और विटामिन बी और सी जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं, साथ ही साथ जो आपके फैट सॉल्युबल नहीं होते हैं उन, ये सॉरी वाटर सॉल्युबल हैं, और फैट सॉल्युबल कौन से हैं बताओ? तो आप ध्यान रखना, विटामिन ए, इसको कीड़ा से याद रखा जाता है, विटामिन के, ई, डी और ए, ये क्या है? ये फैट में सॉल्युबल और ये वाटर में सॉल्युबल है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया? जजिया कर क्या था? जजिया कर एक्चुअली जो गैर मुस्लिम्स लोग होते थे, गैर मुस्लिम लोगों को जो धार्मिक कर देना पड़ता था उसको जजिया कर कहा जाता था, ठीक है। जो मुगल शासक थे उस टाइम, मुगल कालीन की अगर हम बात करें, मुगल काल के समय की, तो उसमें जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको धार्मिक जो कर देना पड़ता था उसको जजिया कर कहते हैं थे, ठीक है, उसको क्या कहते थे? उसको जजिया कर कहते थे। अब किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? बहादुर शाह प्रथम को, औरंगजेब ने, अकबर ने, या शेरशाह सूरी ने? यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ। अच्छा, बहादुर शाह की बात करते हैं, तो बहादुर शाह के बारे में कुछ पता है आपको? पता होना चाहिए, ये औरंगजेब का पुत्र था। इसके पिता का नाम क्या था? औरंगजेब के बाद बैठे थे ये शासन में, औरंगजेब के बाद बैठे थे ये शासन में। इन्होंने क्या किया था? जजाऊ का युद्ध हुआ था, ठीक है, जजाऊ का युद्ध हुआ था,
इनके भाई थे उनसे, ठीक है। जजाऊ का युद्ध होता है जिसमें ये भाई को अपने हराते हैं फिर गद्दी में बैठते हैं, ठीक है। जजाऊ का युद्ध हुआ था जिसमें ये हराते हैं अपने भाई को, फिर गद्दी में बैठते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो पूछी जाती है बहादुर शाह प्रथम के बारे में, वो पूछी जाती है, इनको एक नाम दिया गया था शाह ए बेखबर, ठीक है, शाह ए बेखबर। इस नाम से ये कविताएं लिखते थे, गजल लिखते थे, ठीक है। शाह ए बेखबर के नाम से ये कविताएं लिखते थे, ये ध्यान रखना। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो 1712 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है लाहौर में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने मोती मस्जिद, नई दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद जो नई दिल्ली में बनी हुई है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण बहादुर शाह प्रथम ने करवाया था। औरंगजेब, अकबर या शेरशाह सूरी? तो यहां पर ध्यान रखना, अकबर जी थे, ठीक है भाई। अकबर महान थे जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने, दूसरा पेन ले लीजिए, अकबर महान थे जिन्होंने ये कर जो है वो क्या करा था, हटा दिया था। अकबर ने, आपका यह ध्यान रखना, जजिया, ये पेन, जजिया कर और फिर तीर्थ यात्रा कर, दोनों को समाप्त कर दिया था। अब ये कब समाप्त किया था, ये कोई बता सकता है? जजिया कर को कब समाप्त किया गया था और तीर्थ यात्रा कर को अकबर के द्वारा कब समाप्त किया था? कई बार तो इसकी आपसे ईयर पूछ लेता है, तब आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? दीन ए इलाही किसने चलवाया था? दीन ए इलाही धर्म। जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया था, जल्दी से बताएं। बेटा 1564 में जजिया कर को समाप्त, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था इन्होंने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। दीन-ए इलाही भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। दीन-ए इलाही इन्होंने ही चलाया था, ठीक है, इन्होंने ही चलाया था, यानी अकबर ने ही चलाया था। अच्छा, जब हम औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब ने क्या किया था? जजिया कर पुनः लगा दिया था, और जो मुस्लिम्स थे उन पर भी लगा दिया था, ठीक है। उन जो मुस्लिम्स थे उन पर भी लगा दिया था। जजिया कर पुनः प्रारंभ किया, किसने? औरंगजेब ने किया था। ये क्या था? शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब कौन था? शाहजहां का पुत्र था। ये भी ध्यान रखने, औरंगजेब कौन था? शाहजहां का पुत्र था। और ये गद्दी पर कौन, कब बैठा औरंगजेब? औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा? तो 1658 से लेकर 1707 तक इन्होंने अति काटी है, ठीक है। किसने? औरंगजेब ने। 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है, 1707 तक ये गद्दी पर बैठे, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाता है? 1707 में आते हैं बहादुर शाह प्रथम। जजाऊ का युद्ध होता है। जजाऊ का युद्ध कब होता है? तो 1707 में ही होता है। इनके भाई होते हैं आजम शाह। आजम शाह को हराया, और उसके बाद ये गद्दी पर बैठते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिनकी 1712 में मृत्यु हो जाती है। ये जजिया कर का पुनः प्रारंभ औरंगजेब ने करा। दूसरी बात, ये कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। जो औरंगजेब की बात करें तो ये बहुत कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, ठीक है, कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। इसकी मृत्यु कहां हुई? अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? औरंगजेब की ये बात की गई है, ठीक है। शेरशाह सूरी को जब बात की जाती है तो ग्रैंड ट्रंक रोड दिमाग में ही आ जाता है। जीटी रोड का सबसे पहले निर्माण जो है इसी ने करवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका पहले नाम शेरशाह सूरी था? नहीं, एक शेर को हराने के कारण इनको क्या मिली थी? शेर खां की उपाधि। इनको शेर खान की उपाधि दी गई थी। किसको? शेरशाह सूरी को।
इनके युद्ध दो याद रखना। 1939 में कौन सा युद्ध होता है? चौसा की लड़ाई। 1940 में होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं के साथ ये दोनों युद्ध होते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है। 1545 ईस्वी में क्या होता है? 1545 में कालिंजर किले की घेरे के टाइम, ठीक है, कालिंजर किले के घेरे के टाइम क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बारूद फटने से इनकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर किले के ध्यान रखना, कालिंजर किले की घेराबंदी के समय। ठीक है, कालिंजर किले की घेराबंदी के समय इनकी मृत्यु हो जाती है बारूद फट जाने की वजह से। ठीक है, इनका मकबरा कहां पर स्थित है? सासाराम बिहार में। मकबरा कहां पर है? तो मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है, इनका मकबरा कहां पर स्थित है? सासाराम बिहार में इनका मकबरा स्थित है। ठीक है जी। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके मित्रों की बात की जा रही कि उनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? सेंट्रल असेंबली बम कांड, अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना, डलहौजी स्क्वायर बम कांड, कैक्सटन हॉल में गोली चलाना। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएं। कब कौन सा ऐसा मामला था जिसमें उनको गोली मारी गई थी? और भगत सिंह और उनके मित्र किससे संबंधित हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हम कह सकते हैं एच, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। करेक्ट। होता क्या है कि ये सेंट्रल असेंबली बम कांड है। ठीक है, भगत सिंह और उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड में गिरफ्तार करके किया जाता है। होता क्या है, एचएसआर के ये सदस्य होते हैं भगत सिंह और उनके मित्र। ये क्या करते हैं? केंद्रीय विधानसभा में जब केंद्रीय विधानसभा में जब किस बात पे चर्चा हो रही थी? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। केंद्रीय विधानसभा में जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान ये क्या करते हैं? सेंट्रल असेंबली में बम फेंक देते हैं, जिसके बाद सब उलझ जाता है और 3 लोगों को फांसी भी होती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी कब होती है? इन तीनों को फांसी कब होती है? तो याद रखना 23 मार्च, शहीद दिवस मनाते हैं इसीलिए 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। क्या होता है? फांसी दे दी जाती है। और ये बम कब फेंका जाता है? तो 8 अप्रैल। ये कब बम फेंका जाता है? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को जब ये केंद्रीय सभा में क्या हो रहा था? केंद्रीय विधानसभा में इन बिल्स पर चर्चा हो रही थी। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन पर बहस चल रही थी। तब क्या होता है? तब ये बम फेंक देते हैं और जिसके बाद इनको भाई फांसी भी होनी पड़ती है और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना, ये कब हुआ था? अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना कब हुआ था? और डलहौजी स्क्वायर बम कांड कब होता है? कैक्सटन में गोली चलाना, सभी घटनाएं घटित हुई हैं। ये सभी घटनाएं घटित हुई, इनमें से ऐसा कुछ नहीं है कि जो घटित ना हुआ। जल्दी से बताएं। फटाफट बताएं। जैक्सन को गोली मारना और किसने मारी थी? लक्ष्मण कन्हारे का नाम सुना है? 1909 में जिन्होंने लक्ष्मण कन्हारे जो थे उन्होंने गोली चलाई थी। ओके, देखो
अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारने का काम किसने किया था, बेसिकली ये पूछा जाता है। और 1909 में ये घटना हुई थी। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अब ऊधम सिंह आपको याद आए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 मार्च को, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल लॉ डायर रहे थे, जिनकी वजह से ये सब हुआ था, तो उनकी हत्या की गई थी। किसने करी थी बताइए, कुछ याद आया? 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह जो है वो गोली चला, कैक्सटन हॉल में गोली चलाते हैं जनरल लो डायर पर। ठीक है, जनरल लो डायर पर गोली चलाते हैं। जी हाँ, जो उस टाइम पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब जलियांवाला बाग कांड होता है। ठीक है, यहां पर ये चीज भूलनी नहीं है, आप सभी को याद रखना है। 13 मार्च 1940, ठीक है, 13 मार्च 1940 को क्या होता है, ऊधम सिंह जो है, ऊधम सिंह जनरल ओ डायर की कहां पर, कैक्सटन हॉल में। ठीक है, कहां पर गोली चलाते हैं, हाँ बिल्कुल, जो एक कैक्सटन हॉल में। कैक्सटन हॉल कहाँ है, ये लंदन में। ठीक है, ये लंदन में है। ये कहां पर है, ये लंदन में है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, डलहौजी स्क्वायर बम कांड कब हुआ था? डलहौजी स्क्वायर बम कांड जो है ये कब होता है, फटाफट से बताएं। कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग में कुछ याद आया? कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग में भी तो एक घटना घटित होती है, जल्दी से बताएं। इसमें टारगेट रखा जाता है कि भाई चार्ल्स टेगार्टन जो है, जो उस टाइम के पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनको मारने का टारगेट रखा जाता है चार्ल्स टेगार्ट को। और चार्ल्स टेगार्ट मरते तो है नहीं, घायल हो जाते हैं। बताइए, याद आया कुछ? पुलिस कमिश्नर जो होते हैं, पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट को मारने का लक्ष्य होता है, चार्ल्स टेगार्ट को मारने का लक्ष्य होता है। लेकिन ये मरते नहीं है, घायल होते हैं। और मरता है कौन है, पुलिस अफसर होते हैं, एक सिंपसन, सिंपसन की मृत्यु हो जाती है। सिंपसन जो है वो, उनकी मृत्यु हो जाती है, सिंपसन की मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डलहौजी स्क्वायर बम कांड के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें होता क्या है, डलहौजी स्क्वायर बम कांड में कहां पर यह घटना घटित हुई थी? कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में। ठीक है, कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में, राइटर्स बिल्डिंग में ये घटना घटित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में ये घटना घटित होती है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें, मतलब कौन करता है ये घटना, इस घटना को अंजाम कौन देता है, ये बताइए। जल्दी से बताएं। बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, बेजॉय राय। ठीक है, यहां पर ये नाम लिख सकते हैं, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, ये तीन कलकत्ता के राइटर्स, जो कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग होती है वहां पर ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है। फिलहाल आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे तभी तो चीजें याद रहेंगी, जब आप बार बार एक बार चीजें पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी याद रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसको जाना जाता है? कॉर्नवालिस कोड। तो कॉर्नवालिस कोड तो 1973, सॉरी, कॉर्नवालिस कोड आता कब है, पहली बात तो ये बताओ। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली इसी के अंतर्गत आती है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ठीक है, जिसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदारों के पास होता है। मालिकाना हक, मालिक कौन माना जाता है? मालिक जमींदार, मालिक जमींदार होते हैं। कॉर्नवालिस कोड आया कब?
कॉर्नवालिस कोड कब आता है यहां पर, ये बताओ, कॉर्नवालिस कोड कब आता है, जल्दी से बताएं। वुड का डिस्पैच, ओके, वुड के डिस्पैच को ही तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है, 1854 में आया जो ये वुड का डिस्पैच, इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अच्छा, अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब रखी गई, अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है, शुरुआत जो है वो कब की गई, तो मैकाले का विवरण पत्र जो आता है 1835 में, 1835 में जो मैकाले का विवरण पत्र आता है, इससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। इन्होंने एक थियरी लाई थी जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है निस्यंदन सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत। इसका मतलब क्या था, इन्होंने ये थियरी दी, इनका मानना था क्या कि हम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, और हम जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा देंगे, और उच्च वर्ग से छन छन के जो शिक्षा है वो नीचे वर्ग तक, निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। ठीक है, इनका मानना था कि भले ही भारतीय जो है वो रंग से तो और चमड़ी से तो वैसे ही रहेंगे भारत के ही, लेकिन अंदर से कैसे, अंदर से उनको इस प्रकार से एजुकेट करना कि वो अंग्रेज हो जाएं, ठीक है, वो अंग्रेज हो जाए, इस तरीके से उनको मोल्ड करना। ये मैकाले का विवरण पत्र था जो 1853 में आया था। ठीक है, जो कब आया था, 1835 में आता है। कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत कब होती है, 1793 में होती है कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत, और इसी के तहत स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आती है, जिसमें मालिक कौन होता है, मालिक होता है जमींदार। ठीक है, जिसमें मालिक होता है जमींदार। सबसे पहले कॉर्नवालिस कोड कहां लाया गया था, तो बंगाल में। कहां पर, बंगाल पे लाया गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कब लाया गया था, बंगाल में लाया गया था, और इसमें शक्तियों का क्या किया गया था, इसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया था, इसमें शक्तियों का, इसके तहत शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। ठीक है, इसके तहत जो है वो शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। जो शक्तियां हैं वो किसको दे दी गई थी, जमीन से रिलेटेड, तो जमीन से रिलेटेड जो शक्तियां हैं वो आपके जो अधिकारी होते हैं जिला वर्ग के, ठीक है, उनको दे दी। जो कलेक्टर होता था, जो जिले का कलेक्टर यानी डीएम होता था, उसके हाथों दे दी गई थी शक्तियां। ठीक है, तो शक्तियों का पृथक्करण कॉर्नवालिस कोड के तहत हुआ है 1793 में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, मालिक जमींदार, ये सब कुछ याद रखना। मैंने ये बता दिया मैकाले का विवरण पत्र, ये 1835 में आता है। अगर पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस में महत्वपूर्ण वो कौन सा है, तो मैकाले वाला लगेगा। बाकी मैग्ना कार्टा जो है वुड का डिस्पैच है, मैग्ना कार्टा वुड का डिस्पैच है, यहां से इसकी शुरुआत होती है अंग्रेजी शिक्षा की भारत में। ठीक है, इनका और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन निस्यंदन सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। इनका मानना था कि उच्च वर्ग को अगर हम शिक्षित करेंगे तो धीरे धीरे निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंचेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या होती, केंद्र सरकार के वोट की भारिता पूछी जा रही है जीएसटी परिषद में। अच्छा, जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत 1 जुलाई 2017 में हुई। ठीक है, कौन सी समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। जीएसटी जब भी आए इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 2000 में, ठीक है, वाजपेयी जी 2000 के समय होते हैं, सबसे पहले वही इसका वो करते हैं, और विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर आती है। चलिए ठीक है, सबसे पहला देश कौन सा है जहां पर जीएसटी लगाई गई, तो फ्रांस पहला देश है जहां पर सबसे पहले जीएसटी लगाई। प्रथम देश जहां पर सबसे पहले जीएसटी लगाई गई वो कौन था, वो फ्रांस था, वो फ्रांस था, ये भी ध्यान रखना। कौन सा देश था, फ्रांस था। आपको पता है 5 दरें होती हैं, 5 दरें हैं, 0%। ठीक है, इसको मैंने बताया है, दोबारा लिखवाने की जरूरत है, दोबारा लिखवाने की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता दोबारा लिखवाने की जरूरत है। 5, अच्छा आप बताओ 5 दरें कौन सी है, जीएसटी की 5 दरें कौन सी हैं, जीएसटी की 5 दरें कौन सी हैं, और 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, दरें 5 कौन सी है मैंने पूछा, जल्दी से बताएं। ओके, अरे बेटा 0, 5, 8, 18, 28%।
ठीक है 28%। इसमें भी कोई दिक्कत है बताओ? अरे ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 12, ठीक है 05 12, हाँ बिल्कुल करेक्ट है जी। तो ये तो ध्यान रहेगा ना। और ये आपका हो गया जो बेसिक्स और नॉलेज है वो। यहां पर वोट की भारिता क्या होती है? तो कुल मतों का 1/3 होता है। कुल मतों का 1/3 होता है। अगर राज्य के भी वोट उसमें काउंट कर लें, राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो 2/3 हो जाएगा। तो क्या होगा? कुल मतों का 2/3। अगर दोनों को काउंट करा जाएगा तब। यहां पर सिर्फ केंद्रीय सरकार की वोट भारिता पूछी गई। यहां पर क्या पूछा गया? सिर्फ केंद्र सरकार के वोट की भारिता पूछी गई। किसकी? सिर्फ केंद्र सरकार के वोट की भारिता पूछी गई। तो कुल मतों का 1/3 होता है। अगर हम राज्यों के भी वोट को ऐड ऑन कर लेंगे तब दोनों को मिलाकर 2/3 हो जाता है। ठीक है। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसे है? संसद को, भारत के कैबिनेट सचिव को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, या भारत के राष्ट्रपति को? किसको यह अधिकार है? जल्दी से बताओ किसको यह अधिकार है, फटाफट से बताओगे। आकस्मिक जो हमारी निधि होती है उससे संबंधित प्रावधान कौन कर सकता है और किस आर्टिकल में लिखे गए हैं? तो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 267 पढ़ना। उसमें दिया गया है आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। जी हाँ बिल्कुल। यहां पर मुझे एक बात बताइए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में किस आर्टिकल में दिया है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में आएंगे? संसद किस आर्टिकल में आती है? बताइए, संसद किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 148 में कैग के बारे में दिया गया है। ठीक है, कैग के बारे में आर्टिकल 148 में। संसद जो है वो आर्टिकल 79 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस योजना का एक घटक है। ये किस योजना का घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये शुरू किया गया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने आपको बताया है, इसमें क्या होता है कि जो किसान अपने फसलों का बीमा कराते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर फसल को कोई हानि होती है तो आर्थिक रूप से उनको सहायता दी जाती है। आर्थिक रूप से उनको सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। परंपरागत कृषि विकास योजना, तो जैविक खेती की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। परंपरागत कृषि जो आपकी विकास योजना, इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है वो बिल्कुल खत्म करके किसका? जैविक खेती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, एक सीमा पर निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण। क्या कहा जाता है? इसको अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? मतलब कौन है जो भाई पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य कर रहा है? वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण तो प्रदूषण का एक प्रकार है। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण तो प्रदूषण का एक प्रकार है। जल प्रदूषण जल का प्रकार है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं। उसको पर्यावरणीय प्रदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय प्रदूषक। जैसे अगर हम धुआं की बात करें, धुआं क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषक है। हम बात करें यहां पर शोर की, शोर पर्यावरणीय प्रदूषक है। जहरीली गैसें की अगर हम बात करें, ये क्या कर रही है? ये पर्यावरण को पर्यावरण में प्रदूषण फैला रही है या नहीं? तो ये भी आपके पर्यावरणीय प्रदूषक हुए। जो भी मतलब आपका ऐसा खुरापात जो प्रदूषण फैला रहा हो। पर्यावरणीय प्रदूषक कौन कौन से हैं? वो जल भी, आपके तरल भी होते हैं, ठोस भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ, जैसे वायु को जो प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है, वायु को जो प्रदूषित कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल करेक्ट। आपके CO2 की मात्रा बढ़ जाना, SO2 की मात्रा बढ़ जाना, इनसे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है या नहीं? बिल्कुल प्रदूषित होता है। तो ये सभी क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आएंगे। करेक्ट। कौन सा जो आपका दर्रा है, ठीक है, कौन सा दर्रा ऐसा है जो आपका सिक्किम,
ठीक है, सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ये बताओ कौन सा दर्रा ऐसा है, फटाफट से बताओगे कौन सा दर्रा ऐसा है जो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला, अघिल, चांगला या जोजिला, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। नाथुला दर्रा क्या काम करता है, यही आपका करेक्ट है। नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में ये क्या करता है, सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। ये चीन और भारत के बीच तीसरा व्यापार पॉइंट है, थर्ड ट्रेड पॉइंट। किसके बीच, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये तीसरा आपका ट्रेड पॉइंट है। कौन सा, तीसरा ट्रेड पॉइंट है, यहां पर लिख लीजिए सही से, थर्ड ट्रेड पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए अघिल दर्रा, चांगला दर्रा और जोजिला दर्रा, ये कहां पर है, बताओ ये कहां पर है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये है कहां। नाथुला दर्रा तो आपका सिक्किम में है, ये ध्यान रखना, ये सिक्किम में है। अच्छा, कौन सा दर्रा ऐसा है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वो कौन सा है, फटाफट से बताओ। लद्दाख का प्रवेश द्वार, लद्दाख का प्रवेश द्वार, ठीक है, कौन सा है लद्दाख का प्रवेश द्वार, इनमें से बताओ कौन सा होगा, फटाफट से बताओ। तो ये जोजिला दर्रा है, और ये क्या काम करता है, तो ये यहां पर लिख लीजिएगा, ये श्रीनगर को द्रास और लेह से जोड़ने का कार्य करता है, लेह से जोड़ता है, ठीक है, ये श्रीनगर को द्रास और लेह से जोड़ता है। कौन सा, जोजिला दर्रा की यहां पर बात की जा रही है, किस दर्रे की, जोजिला दर्रा की बात की जा रही है, जो लद्दाख में कारगिल जिले और जम्मू कश्मीर के पास है, ठीक है, कारगिल जिले और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, यहां पर लिख लो, लद्दाख में, कारगिल जिले और जम्मू कश्मीर के पास स्थित है, ठीक है। चांगला दर्रा की बात की जाए, चांगला दर्रा कहां है, तो चांगला दर्रा जो है वो लद्दाख में ही है, और ये पैगोंग झील से होकर गुजरता है, पैगोंग झील से होकर गुजरता है, ठीक है, पैगोंग झील से होकर गुजरता है ये दर्रा, ठीक है। चांगला दर्रा जो है वो पैगोंग झील से होकर गुजरता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काम क्या करता है, ये लद्दाख को किससे जोड़ता है, लद्दाख के काराकोरम को, जो लद्दाख का काराकोरम क्षेत्र है उसको जोड़ता किससे है, चीन के झिजियांग प्रांत से, झिजियांग से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अघिल दर्रा कहां है, तो अघिल दर्रा भी लद्दाख के काराकोरम में है, लद्दाख के काराकोरम में है, ठीक है। और ये काम का क्या करता है, एक मिनट एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्ट लीजिएगा। अघिल दर्रा ये काम करता है कि लद्दाख के काराकोरम में है, और ये क्या करता है, लद्दाख के काराकोरम को चीन के झिजियांग से जोड़ता है, चीन के झिजियांग से जोड़ने का काम करता है। चांगला झील की विशेषता ये है कि इससे पैगोंग झील होकर बहती है, ठीक है, इससे पैगोंग झील होकर बहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क वाला इसको वो भी माना जाता है, ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे जो मोटर मार्ग हैं तो उनमें इसकी गिनती भी होती है चांगला की, जो कि लद्दाख में, जहां से पैगोंग झील से होकर गुजरता है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। किस जीवाश्म ईंधन को बरिड सनशाइन कहा के रूप में जाना जाता है, बरिड सनशाइन के रूप में पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, तो कोयला को जाना जाता है। बरिड सनशाइन के रूप में किसको जाना जाता है, आप कहेंगे कोयले को जाना जाता है। ये था आपका आज का सेशन, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू सो मच।